Hello students, today we will discuss physical properties of haloarenes. And in the physical properties we will discuss color, polarity, solubility, density, melting and boiling points and refractive index, and one is the most important rule, that is the Carnot rules. So what is the importance of the physical properties? The structure of an unknown compound is most easily determined by its physical properties. For example, melting point, boiling point, color, solubility, density and refractive index. लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, मास स्पेक्ट्रम है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इससे भी हमें जो है स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. लेकिन टुडे वी विल डिस्कस ओनली these properties: melting points, boiling point, color, solubility, density and refractive index. So the physical properties help to determine the structure, composition and physical characteristics of the matter. And one is the most important thing is, यहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं होता है. So what is the color, odor and polarity of the haloarene molecules? तो जनरली क्या होता है कि जो haloarene molecules होते हैं, these are colorless और ऑयली टाइप के लिक्विड होते हैं, और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है. हाईली रिफ्रैक्टिव लिक्विड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन ये सॉलिड भी हो सकते हैं विद एरोमेटिक पंजेंट ओडर. अगर आप क्लोरो बेंजीन का देखेंगे, दिस इज स्वीट एलमंड लाइक ओडर, एंड ब्रोमो बेंजीन प्लेजेंट एरोमेटिक ओडर, एंड आइडो बेंजीन इज स्वीट फ्लोरल और बेंजीन ओडर. बिकॉज दीज आर हेलोएरिन्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड, सो दे हैव द पंजेंट एरोमेटिक ओडर. सो आयोडोएरिन्स क्या होते हैं कि वो कलर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो पुराने सैंपल होते हैं, क्योंकि आयोडीन वहाँ से थोड़ा रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दे मे बी कलर्ड. एंड दीज हेलोएरिन्स आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, बट लेस पोलर देन द हेलोएल्केन मॉलिक्यूल. हेलोएल्केन मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं, और हेलोएरिन्स जो हैं ये लेस पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन जो हेलोएरीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी पोलरिटी किस वजह से होती है? बिकॉज सपोज दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस sp2 कार्बन. दिस इज sp2 कार्बन. सो ये क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो दिस बॉन्ड जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ उसकी डेंसिटी जो है अपनी तरफ विड्रॉ कर सकती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इसकी वजह से जो है ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये हो जाता है. सो द sp2 कार्बन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका हेलो एल्केन से फॉर एग्जांपल CH3Cl से कंपैरिजन करेंगे, तो sp2 कार्बन जो होता है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन. क्योंकि ये जो कार्बन है, ये इसका जो हाइब्रिडेशन होता है इस कार्बन का, दिस इज sp3. सो sp2 कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 कार्बन से. सो हेलो एल्केन्स आर मोर पोलर देन हेलोएरीन मॉलिक्यूल. क्योंकि हेलो जो एल्केन्स होते हैं उसमें क्योंकि कार्बन जो है इसका ज़्यादा ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन उसमें जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन इन हेलो एल्केन्स में. तो यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा होती है. तो इसकी वजह से जो है हेलो एल्केन्स आर मोर पोलर देन द हेलोएरिन्स. नाउ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी लो. सॉरी, अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, और प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू लेस पोलरिटी देन वाटर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाईली पोलर कंपाउंड्स हैं, और हेलोएरिन्स कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकते हैं. और हेलोएरिन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, इंक्लूडिंग एथेनॉल. एथेनॉल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें सॉल्युबल होता है. ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड DMSO. DMSO भी जो है हाईली पोलर जो है सॉल्वेंट है, तो इनमें भी इनकी सॉल्युबिलिटी होती है. वो अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईथर देखेंगे एंड क्लोरोफॉर्म आर वीकली पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईथर, CH3CH2O एंड CH2CH3, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3. दीज आर वीकली पोलर होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर हम एथेनॉल की बात करेंगे
तो यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी होती है क्योंकि ये भी वीकली पोलर है और वो भी जो है हमारा वीकली पोलर, हेलो एरिन्स भी वीकली पोलर है, लेकिन एथेनॉल में भी इनकी सॉल्युबिलिटी है और एथेनॉल जो है वो हाईली पोलर कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज C2H5OH, तो यहाँ पर ये दिस इज प्रोटिक सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेती है और ये हाइड्रोजन निकल सकता है यहाँ पर, तो दिस इज द प्रोटिक सॉल्वेंट। सो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड टू H, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर होता है। सिमिलरली डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड जो होता है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड में DMSO हम जिसको बोलते हैं इज हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर जो S डबल बॉन्ड O जो डबल बॉन्ड होता है मेक्स इट हाईली पोलर एंड क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल जो है यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, तो भाई हेलो एरिन्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल एथेनॉल एंड DMSO की अगर हम बात करेंगे तो एथेनॉल में क्या होता है C2H5OH कंटेन ए नॉन पोलर इथाइल ग्रुप, यहाँ पे नॉन पोलर इथाइल ग्रुप ये है, एंड हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है दिस इज द पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन इज एम्फीफिलिक इन नेचर, दैट इज ड्यूअल नेचर, मीन्स क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बेंजीन इज नॉन पोलर, क्योंकि बेंजीन का जो उसमें पार्ट है एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बेंजीन जो है उसमें नॉन पोलर हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक नॉन पोलर इंटरेक्शन कर देता है, क्रिएट्स ए नॉन पोलर इंटरेक्शन एंड पोलर इंटरेक्शन, देयर बाई ब्रेक क्लोरोबेंजीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एंड फॉर्म ए स्टेबल एंड मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो इसी की वजह से जो है एथेनॉल में जो है ये जो हेलो एरिन्स हैं दे आर सॉल्युबल। नाउ द DMSO की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड CH3S डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो यहाँ पर क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। तो इन सल्फॉक्साइड ग्रुप, दिस इज सल्फॉक्साइड ग्रुप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को की जो डेंसिटी होती है वो पुल कर देता है अपनी तरफ अवे फ्रॉम सल्फर एंड बिकम्स निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है यहाँ पर। और इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो sp2 कार्बन से वहां पर अटैच होता है क्लोरोबेंजीन में, तो कार्बन से जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन अकर विद पोलर DMSO, जैसे इथाइल एथेनॉल में हमारा हुआ था सेम यहाँ पर हो जाता है। तो DMSO आल्सो बियर्स नॉन पोलर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी DMSO में क्या होता है CH3 और CH3 नॉन पोलर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी हैं। सो DMSO आल्सो बियर्स नॉन पोलर मिथाइल ग्रुप, दिस कॉम्बिनेशन ब्रेक्स द वीक इंटरमॉलिक्यूलर वेंडरवाल फोर्सेज बिटवीन द क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक वेंडरवाल फोर्सेज होते हैं उनको ये DMSO क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, और फिर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है नॉन पोलर एंड पोलर जो है वो इंटरेक्शन जो है उनका हो जाता है, और इसी की वजह से जो है DMSO में और एथेनॉल में हेलो एरिन्स की जो है वो सॉल्युबिलिटी होती है। वाई हेलो एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हेलो एरिन्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड दीज फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन द हेलो एरिन मॉलिक्यूल। हेलो एरिन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, वेंडरवाल फोर्सेज होते हैं, दीज आर वीक फोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं वीक होते हैं, और वहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो आपका हेलो एरिन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है। तो ब्रेकिंग एनर्जी जो यहाँ पर चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी चाहिए, वो हेलो एरिन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो द ब्रेकिंग एनर्जी बैरियर बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई, Therefore, the dissolution of haloarine in water is difficult and energetically unfavorable, क्योंकि एनर्जेटिकली जो है ये अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए। वो हेलोएरिन मॉलिक्यूल्स जो हैं क्योंकि उनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई हेलोएरिन्स आर insoluble in water and why हेलोएरिन्स आर soluble in ethanol and
DMSO। सो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे जो छोटे क्वेश्चन हैं, स्मॉल क्वेश्चंस हैं, उनके आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। नाउ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर आप देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हम इसको बोलेंगे या इनसॉल्युबल, तो क्लोरोबेंजीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है दिस इज ओनली 0.05 ग्राम पर 100 ml एंड ब्रोमोबेंजीन की 0.041 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में केवल 0.04 ग्राम जो है इसकी सॉल्युबिलिटी होती है एंड आइडोबेंजीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है 0.34 ग्राम पर लीटर। तो यहां पर जो है पर लीटर जो है 0.34 ग्राम या 340 मिलीग्राम जो है 1 लीटर में उसकी सॉल्युबिलिटी यहां पर होती है, 340 मिलीग्राम। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। तो दिस इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो एरिन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, या ये इनसॉल्युबल है क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है। नाउ द डेंसिटी। डेंसिटीज आर ग्रेटर देन वाटर। वाटर की जो डेंसिटी होती है हेलो एरिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग मोलर मास। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1 होती है। सो डेंसिटीज आर ग्रेटर देन वाटर एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवियर हैलोजन एटम्स। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। दिस इज आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये 1.832 ग्राम पर ml एट 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 1.024। यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी है फ्लोरोबेंजीन की। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, फिर ब्रोमोबेंजीन। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी एंड दिस इज द टेम्परेचर। क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। अदरवाइज जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर भी जो है जो डेंसिटी के ऊपर है उसके ऊपर भी वो कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इन टेम्परेचर को लिखा जाता है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी उसकी किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी इतनी है। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट्स। आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स। जो आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स होते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्थो, मेटा, पैरा हैव ऑलमोस्ट नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट। जो आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उसमें 4-5 डिग्री का डिफरेंस होता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे डाईक्लोरोबेंजीन, चाहे ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, अगर डाईक्लोरोबेंजीन है तो 173 से 180 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये तीनों आ जाएंगे। डाइब्रोमोबेंजीन 217 से 221, तो ओनली 4 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है। एंड डाई आइडोबेंजीन्स 285 से 287 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है ये बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज होता जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ेंगे तब भी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, फिर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी उतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर तो अगर हमने देखा अभी कि केवल जो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो डाइक्लोरोबेंजीन्स हैं उसमें केवल 4-5 डिग्री का फर्क होता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहां से 70 से 100 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्यों होता है ये? इन ईच केस द पैरा आइसोमर मेल्टिंग पॉइंट 70 to 100 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जो पैरा आइसोमर का है ये 70 से 100 डिग्री तक ज्यादा क्यों होता है और ये ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से ज्यादा होता है। और अगर आप हेलोटोल्यूइन की भी बात करेंगे, हेलोटोल्यूइन्स हैव ए सिमिलर रिलेशनशिप इन केस ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर आप यहां पर देखेंगे फॉर एग्जांपल ये डाइक्लोरोबेंजीन्स हैं, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट इनका देखेंगे ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में, तो 180, 173 एंड 175। तो 173 से 175 एंड 180 केवल इसी के बीच में बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो का -17 है और यहाँ पर ये मेटाक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका जो है -24 है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर जो है
डिग्री सेल्सियस है, पैराक्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन का जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे तो 74 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली अगर हम पैराक्लोरोटोल्यूइन को भी देखेंगे तो वहाँ भी क्या होता है कि हाई सिमिट्री होती है। तो जिस मॉलिक्यूल में हाई सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी देखेंगे हम पैराक्लोरोटोल्यूइन, इसका जो है 159 है बॉइलिंग पॉइंट, 162 एंड 162 ऑलमोस्ट ये लगभग सेम है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है -35, फिर -47, ये इंक्रीज हो गया एंड ये 7 है। तो ये 7 जो है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 53 एंड 54 डिग्री का जो है वो डिफरेंस है पैराक्लोरोटोल्यूइन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज दिस इज सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज बेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है तीनों का लगभग वो सेम है। तो सबसे कम इसमें क्या होगा, ऑर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा, फिर पैरा का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। नाउ व्हाई डज द पैरा आइसोमर हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट? पैरा आइसोमर का हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? पैरा आइसोमर हैज ए हाईली सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। देयरफॉर पैरा आइसोमर फिट्स बेटर इनटू द क्रिस्टलाइन लैटाइस। तो जितना सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन लैटाइस में उतना अच्छी तरह से फिट हो जाएगा एंड हैज ए हाई मेल्टिंग कंपेयर टू द बेंट ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे और इनकी जो सिमिट्री होती है दैट इज D2H सिमिट्री। तो ये सिमिट्री के बारे में कभी हम अलग से लेक्चर लेंगे। तो ये जो है इसमें D2H सिमिट्री जो है वो पाई जाती है। सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ही केवल बेसिस देखेंगे तो पैरा आइसोमर जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है फास्ट ऑन कूलिंग एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्थो आइसोमर इन ए रिएक्शन मिक्सचर। क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ऑर्थो आइसोमर जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है। हायर इंट्रा क्रिस्टलाइन फोर्सेज इन द पैरा आइसोमर मेक द ऑर्थो आइसोमर लेस सॉल्युबल। क्योंकि इसमें जो क्रिस्टलाइन लैटाइस है इसकी सिमिट्री की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से उसमें जो है इंट्रा क्रिस्टलाइन जो फोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इन द पैरा आइसोमर मेक द ऑर्थो आइसोमर लेस सॉल्युबल। तो ऑर्थो आइसोमर तो लेस सॉल्युबल हो जाता है और ये जो है मेक द ऑर्थो आइसोमर लेस सॉल्युबल इन ए गिवन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हायर इंट्रा क्रिस्टलाइन फोर्सेज इन द पैरा आइसोमर है मेक द ऑर्थो आइसोमर को जो है उसको लेस सॉल्युबल बना देते हैं एंड ऑर्थो आइसोमर इज डिफिकल्ट टू प्योरीफाई एंड रिमेन्स इन सॉल्यूशन एंड इज कंटामिनेटेड विद द पैरा आइसोमर। और क्योंकि वहाँ से हमने पैरा आइसोमर को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, लेकिन जो ऑर्थो आइसोमर है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में वहाँ पर रहता है। तो इसलिए जो है ऑर्थो आइसोमर को प्योरीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाउ कार्नेली रूल, व्हाट इज कार्नेली रूल? कार्नेली रूल जो है दिस इज थॉमस कार्नेली। इन 1882 इन्होंने ये रूल एस्टेब्लिश किया आफ्टर इवेल्यूटिंग 15,000 कंपाउंड। इन्होंने 15,000 कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट देखा, डिफरेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट देखा और तब इन्होंने एक रूल को एस्टेब्लिश किया। व्हाट इज द रूल? 2 और मोर आइसोमेरिक कंपाउंड्स, अगर 2 या 2 से अधिक आइसोमेरिक कंपाउंड हैं, दोज हुज एटम्स आर मोर सिमिट्रिकली, जिनके एटम सिमिट्रिकली हैं एंड द मोर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, मेल्ट हायर, वो हायर पर जो है वो हायर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं देन दोज इन विच द एटॉमिक अरेंजमेंट इज एसिमेट्रिकल, जहां पर एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर चेन। तो ऑर्थो एंड मेटा दे आर एसिमेट्रिकल। और या फिर कोई लॉन्ग चेन वाला भी कंपाउंड होगा तो जिसमें पैरा आइसोमर होगा उसमें क्या होगा, जो सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और उनका जो है वो मेल्ट हायर पोजीशन पे, हायर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। तो ये रूल जो है दिस इज रूल इज कॉल्ड कार्नेली रूल। So higher symmetrical molecules pack more closely in crystalline lattice and create strong intermolecular forces that require more energy to break. तो what is the thumb rule? अगर हायर सिमिट्री है तो हायर मेल्टिंग पॉइंट है। तो कहीं भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन अगर कंपाउंड अगर 2-3 दिए गए हैं
जिसकी हायर सिमेट्री होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर ऑर्थो मेटा पैरा दिया गया है तो पैरा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर भी देखें, दिस इज द फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी -42, -45, -31 एंड -31, क्योंकि ये जैसे जैसे जो है यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो केवल ऑर्थो मेटा पैरा में इनका फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग जो है मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इनकी डेंसिटी है वो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, 1.024, 1.106, 1.4, 1.8। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात करेंगे, यहाँ पे फ्लोरोटोल्वीन, क्लोरोटोल्वीन, ब्रोमोटोल्वीन एंड आयोडोटोल्वीन, तो यहाँ पर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट तो देखेंगे वो ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस इनका नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरोटोल्वीन है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -34 और ये -48, ये इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, और इसका जो है 8। तो यहाँ पर जो है ये लगभग 56 डिग्री जो है मेटा आइसोमर से ज़्यादा है। और अगर आप ऑर्थो आइसोमर से देखेंगे तो ऑर्थो आइसोमर से जो है ये 42, लगभग 44 डिग्री या 42 डिग्री जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। सिमिलरली ब्रोमोटोल्वीन अगर आप देखेंगे तो -26, मेटा की जो मेल्टिंग पॉइंट है -40, एंड पैरा जो है ब्रोमोटोल्वीन उसका जो है 28 है। तो ये भी इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा आइसोमर का इंक्रीज होता जाता है। ये 33 से 35, ये -27 एंड ये -11। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस टेबल से हमें पता चल जाता है कि जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर डाईफ्लोरोबेंजीन, डाईक्लोरोबेंजीन, डाईब्रोमोबेंजीन एंड डाईआयोडोबेंजीन, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डाईफ्लोरोबेंजीन ऑर्थो मेटा पैरा ये -34, -59 और -13। सिमिलरली जो है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो है यहाँ पे फ्लोरीन है, और डाईक्लोरोबेंजीन में अगर आप देखेंगे -17, -24 एंड 52 से 54, क्योंकि ये फ्लोरोबेंजीन तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो काफ़ी स्मॉल मॉलिक्यूल है, एक हाईली रिएक्टिव भी होता है। लेकिन डाईक्लोरोबेंजीन में आपको क्लियर एक इसमें फिगर मिलेगी, -17 से ये ज़्यादा हो गया, फिर आपका जो है 52 से 54 ये आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली 6 यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट डाईब्रोमोबेंजीन का 6 है ऑर्थो का, इसका -7 है, और ये 87 हो गया इसका पैरा का। सिमिलरली अगर आप डाईआयोडोबेंजीन का देखेंगे 27, 35 एंड 129। तो यहाँ पर जो है, और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ऑर्थो मेटा पैरा का तो ये लगभग सेम है, 287, 285 एंड 285। सिमिलरली 180, 173, 175। तो केवल जो पैरा आइसोमर का अगर आप कंपेरिजन करेंगे एक सिमिलर क्लास में, तो उसमें जो है पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, और बॉइलिंग पॉइंट लगभग जो है उनके ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री के डिफरेंस में रहते हैं। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, क्योंकि जैसे जैसे अगर किसी भी सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर बढ़ती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, जो RI होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ ए डायमेंशन लेस नंबर दैट मेजर्स हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन। जैसे कोई मान लिया सपोज एयर है, एयर से कोई लाइट एक डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और वो बेंट हो जाती है। अदरवाइज तो इसको सीधे जाना चाहिए। अगर वैक्यूम में ये यहाँ भी वैक्यूम है और यहाँ भी वैक्यूम है तो ये सीधी चली जाएगी, लेकिन अगर सपोज ये डेंसर मीडियम है तो ये लाइट बेंट हो जाती है और इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। So RI is a dimensionless number that measures how much the speed of light slows down inside a material and consequently how much the light bends, और रिफ्रैक्ट कितनी ज़्यादा हो जाती है when it enters into the denser medium। तो अगर आप वैक्यूम की देखेंगे, वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, क्योंकि वहाँ पर ना एयर होती है ना कुछ होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एयर आई तो वहाँ पर जो है 1.0003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, और वाटर में जो है 1.33।
एंड ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5, क्योंकि मीडियम जो है वो डेंसर होता जाता है। तो यहाँ पर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, हेलोएरिन्स का अगर हम देखते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, आयोडोबेंजीन का सबसे ज़्यादा है तो 1.6214, तो ये ऐसे बढ़ता जाए। अगर हम 1 क्लोरोनेफ्थलीन का ले लेंगे तो नेफ्थलीन में जो है फिर ये 1.6332 हो जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्थोक्लोरोटोल्विन, मेटाक्लोरोटोल्विन एंड पैराक्लोरोटोल्विन, क्योंकि इन तीनों में केवल ऑर्थो मेटा पैरा ही है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में जो है वो ज़्यादा इसमें अंतर नहीं हुआ है। सो व्हाट इज ND25? So this is the refractive index, n is equal to N25, it is the temperature in degree Celsius, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर इसलिए हमें जो है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, हमें इसको कहा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है दिस इज एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर 20 में करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, 30 में करेंगे तो कुछ और आएगा, तो इसलिए हमें जो है टेम्परेचर को मेंशन करना पड़ता है। And D is equal to, this is the sodium D line, wavelength of sodium D line. It is 589.3 nanometer. So this is the refractive index of the haloarenes. So thank you very much. आज हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ी हैं, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो है डिफरेंट, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन उसमें कैसे होती हैं, या